नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ वी विल डिस्कस डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड strength on distance and its relation to number of field lines. Its relation to number of field lines. Now ये एक टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है कि किस तरीके से ये डिपेंड करती है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए, किसी भी पॉइंट चार्ज से जो फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकल रही है फील्ड, एंड इट गोज अप टू इन्फिनिटी। ये कहीं रुकती नहीं है, इट गोज अप टू इन्फिनिटी। मान लीजिए किसी पॉइंट से ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो उससे निकलने वाला जैसे कोई कोन होता हो। आप ये देखते हैं जैसे हॉर्न होता है वो कोनिकल होता है। ये उसी तरीके का शेप है, ये कोनिकल है, जो यहाँ दिखाया नहीं जा सका है लेकिन है ये वही चीज़। तो अगर ये कोनिकल है तो यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनेगा, क्योंकि ये स्पेस में कोन होता है तो इसलिए, और ये उसका सरफेस होगा। तो सॉलिड एंगल को डेल्टा ओमेगा कहा जाता है। जैसे किसी 2D सरफेस पर प्लेन एंगल बनता है उसे आप थीटा कहते हो, वैसे ही यहाँ सॉलिड एंगल है, ये छोटा सा एंगल है इसलिए हमने डेल्टा कह दिया। अदरवाइज आप ओमेगा भी कह सकते हैं। ओमेगा इज द सिंबल फॉर सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर हमने इस एंगल को बुक में डेल्टा ओमेगा लिया है, तो डेल्टा ओमेगा ले लिया, स्मॉलर एंगल माना गया। नाउ What is the definition of solid angle? अगर मान लीजिए इसके चारों तरफ एक स्फीयर हो, ऐसे इस तरीके का एक स्फीयर हो, तो इसमें जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? सो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू, दिस इज सॉलिड एंगल, solid angle is equals to area of cross section, जो भी सरफेस पर एरिया, स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया आपने लिया होगा। तो एक जैसे बॉल है, उसके ऊपर आप कास्को की बॉल पे पेन से निशान बना दो, एक लूप बना दो, तो वो एरिया, और वो एरिया और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो वो जो आपने लूप बनाया होगा कास्को की बॉल पर, वो सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगुलर डायामीटर या एंगल सस्पेंड करता होगा। मान लीजिए आपने कास्को की बॉल पर एक कोई स्क्वायर बना दिया या वहाँ पर कोई सर्कल बना दिया, तो वो जो आपने सर्कल या स्क्वायर बनाया है वो किसी पॉइंट पर एक एंगल सस्पेंड करता होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ एंगल होगी यही डेल्टा ओमेगा होगी, ये। तो ये, सो दिस इज डेल्टा ओमेगा, ऐसा ही हम कह रहे हैं। सो व्हाट इज सॉलिड एंगल? इट इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया, दैट इज, यहाँ पर आप कह दें कि डेल्टा एस, कोई जो सरफेस एरिया हो, सो दैट इज डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आर इस स्फीयर का रेडियस है। सो दिस इज द फार्मूला। अब सरफेस एरिया भी मीटर स्क्वायर में होगा
और ये आर स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर में होगा, इसलिए सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी. However, it is denoted in steradian. So its unit is स्टेरेडियन. इसकी यूनिट स्टेरेडियन है. ये चीज़ हो गई. तो अब अगर हम कहें कि ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया सॉलिड एंगल का कि व्हाट इज सॉलिड एंगल. This is the formula for solid angle. It is area upon radius square. तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर उसके चारों तरफ कितना सॉलिड एंगल होगा. सो एक पॉइंट पर प्लेन एंगल भी होता है, तो प्लेन एंगल तो हम जानते हैं 2 पाई होता है किसी अगर पॉइंट पर एक प्लेन में एंगल लिया जाए. लेकिन अगर उसके चारों तरफ स्फीयर में लिया जाए तो किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होगा, तो उसको कहेंगे सॉलिड एंगल. नाउ अगर मैं पूरा स्फीयर ले लूं, एंगल सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट, सॉलिड एंगल एट ए पॉइंट, तो उसको हम ये मान लें ओमेगा मान लें सॉलिड एंगल. तो बताइए किसी भी बॉल का या स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. यही एस ऊपर तो एरिया आता है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जितना एरिया है और नीचे है रेडियस स्क्वायर. तो किसी पॉइंट पर का सॉलिड एंगल तो आर स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 पाई स्टेरेडियन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है इस STRAD. तो 4 पाई स्टेरेडियन किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो 3D एंगल है वो 4 पाई स्टेरेडियन है, और जो 2 डायमेंशनल या प्लेनर एंगल है, प्लेन एंगल, वो 2 पाई होता है. अब जरा हम देखें तो इसी तरीके से जैसे ये कोन है वैसे ही एक कोन टाइप है. अब यहाँ पर इसमें से कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं. लेट ड्यू टू Q चार्ज and field lines are emanating from it and going to infinity. Let from plus Q charge and field lines are emerging out in a solid angle डेल्टा ओमेगा के सॉलिड एंगल में से इतनी फील्ड लाइंस निकल रही. मान लीजिए जैसे यहीं से ही अब बहुत सारी यहाँ पर अगर प्लस Q चार्ज रख दिया जाए तो इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी. तो इस तरीके से ऐसे फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं. ये तो ऐसे निकल रही हैं. तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई. सो n फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस सॉलिड एंगल. तो अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं और एक यहाँ भी ले लूं, ये ऐसे ले लूं, तो अब इन दोनों में जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है ये कितने डिस्टेंस पे है. मान लीजिए जो पहला वाला है वो R1 डिस्टेंस पर है, ये R1 डिस्टेंस है, और जो दूसरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूसरे वाले की वो R2 डिस्टेंस है. तो पहला वाला R1 पर है और दूसरा वाला R2 पर है, लेकिन दोनों में से n फील्ड लाइंस ही जा रही हैं क्योंकि जो निकल रही वो इस दोनों में से जा रही हैं. तो ये कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, जो भी चीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. तो पर यूनिट एरिया में से जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी उसी के ये प्रोपोर्शनल होगी. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
जो भी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब जरा देखें कि that is number of field lines upon जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जरा देखिए कि पहले केस में जहां हमने S1 ये R1 लिया है उस केस में इसे मैं S1 लेता हूं, और जहां R2 लिया है उस केस में मैं इसको S2 लेता हूं। ये S1 ये S2 ऐसा हमने ले लिया। अब जरा देखिए, तो ये कहा जा सकता है, ये एंगल डेल्टा ओमेगा है, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू S1 अपॉन R1 स्क्वायर। दिस implies S1 is equals to डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर, और डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू, यही डेल्टा ओमेगा है, इसके लिए भी वही चीज़, उतना ही एंगल है, चाहे यहाँ लो और बड़ा करना और बड़ा लो, एंगल तो ये सेंटर सब एक ही बना रहे हैं। सो दूसरे केस के लिए S2 अपॉन R2 स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा दूर जाओगे तो S भी बढ़ेगा और R भी बढ़ेगा, लेकिन डेल्टा ओमेगा तो वही रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर भी बढ़ा और डिनोमिनेटर भी तो ये वही रहा। सो इससे पता चला कि S2 कितना हुआ, डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली हैं, एक पॉइंट यहाँ पर हमने P1 लिया है, तो P1, और एक पॉइंट लिया है P2, दिस इज P2, ये P1 है P2, तो P1 पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज इक्वल्स टू, या इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही N, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया S1 है, लेकिन S1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। सो डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर। अच्छा, EP2 क्या है, उसमें भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो N ही है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया S2 है, P2 पर अगर लिया जाए, ये है P2, तो अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो S2 है, लेकिन S2 की वैल्यू क्या है, ये। सो दैट इज डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर। अब इन दोनों में जरा देखें, तो इन दोनों में N और डेल्टा ओमेगा सेम है, ये कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है R1 और R2। सो इससे पता चलता है कि EP1 is directly proportional to 1 by R1 square, EP2 is directly proportional to 1 by R2 square, ये चीज़ है। So electric field has inverse square dependence. This clearly shows, इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि R1 डिस्टेंस लोगे तो R1 के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R2 लोगे तो R2 के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। हैज इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ये चीज पता चल गई। इट इज अबाइडेड बाई इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए सोर्स चार्ज इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। तो ये बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से सिर्फ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स पर निर्भर करती है। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस सम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें
number of field line passing through a given area is called electric flux. फ्लक्स का मतलब होता है फ्लोइंग, जैसे वाटर फ्लक्स। तो वाटर फ्लक्स है कि फ्लोइंग वाटर की कितना पानी गुजर गया। अगर आप कोई एक गोल रिंग लें और नदी में डाल दें तो उसमें से पानी बहता चला जाएगा, तो उसमें कितना पानी फ्लो कर गया। मान लीजिए रिवर है और रिवर से पानी ऐसे से बह रहा है और उसी में आप एक छल्ला डाल दें, तो इस तरीके से इसमें से कुछ ना कुछ वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसको कहेंगे वाटर फ्लक्स। जो फ्लो करता है वही फ्लक्स है। इसी तरीके से तो जितना वाटर फ्लो कर गया वो फ्लक्स हो गया। उसी तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड lines passing through a given area is called electric flux। जैसे देखिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक कोई गिवन एरिया है और यहाँ पर गिवन एरिया में यहाँ से कोई फील्ड आ रही, मान लीजिए यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट है तो उसमें से फील्ड निकल रही होगी, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये निगेटिव प्लेट है, तो प्लस से निकलकर इसकी तरफ जा रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को छोड़ दो तो प्लस से माइनस चलता है, इसलिए इसकी ये डायरेक्शन होगी। तो इसमें से जो भी फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही होंगी और इसकी तरफ पहुंच रही होंगी तो वो फ्लक्स हो गया। ये तो जितनी भी फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं वो फ्लक्स हो गया। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, मान लीजिए इसे एस मान लिया जाए, तो कितनी फील्ड लाइंस उनको काउंट कर लीजिए, वही फ्लक्स है। तो इट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एरिया एस। सो हियर इन दिस फिगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी होगी तो वही इसका फ्लक्स होगा। Figure shows the flux associated with area x s। Figure shows flux या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद एरिया एस, ये चीज हो गई। अब जरा देखें now देखिए कि अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो ये फील्ड लाइंस हैं। अगर आप मान लीजिए इसमें किसी भी एरिया को यहाँ रखेंगे, मान लीजिए आपने ऐसे एरिया रख दिया, ऐसे सर्कल, जो कि ये एरिया है, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को फील्ड लाइन जा रही थी, मान लो ऐसे रख दिया, ये स्केल ऐसे रख दिया। तो अगर ऐसे रख दिया है आपने स्केल को तो वो परपेंडिकुलर है, यानी कि आप ये देखिए एरिया को भी यहाँ एक वेक्टर माना गया है इस तरीके से।
एरिया में से एक ऐसे वेक्टर निकालो। व्हाट डज इट मीन बाय एरिया वेक्टर? मान लीजिए ये 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो आप 2 सेंटीमीटर का ये वेक्टर बना लो, तो ये एरिया वेक्टर कहलाएगा और इसका नाम होगा एस। जितनी इसकी एरिया है, अगर मान लो बहुत बड़ा एरिया बना रहे हो आप, तो उस केस में फिर आपको उतने ही लेंथ का वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर ये 3 मीटर स्क्वायर है तो फिर 3 का बनाइए। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया हुज लेंथ इज इक्वल टू द गिवन एरिया। तो इसलिए इसे वेक्टर से डिनोट करेंगे, एस डैश। एरिया वेक्टर क्या है? यहाँ पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है इसे समझाने के लिए। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर, जैसे आपका एक ये हाथ एरिया है, तो इस पर एक पेन ऐसे कर लो, तो ये जो चीज़ हो गई ये एरिया वेक्टर हो गया इसके परपेंडिकुलर। सो दिस इज एरिया वेक्टर, जो भी है ये परपेंडिकुलर। So area vector is a vector perpendicular to given area and whose length is equal to given area, whose length is equal to given area। तो मान लीजिए आपने ये एरिया लिया, इसका कुछ एरिया एस है, तो जितना भी एरिया होगा एक वेक्टर बना लो, एस एरिया वेक्टर। अच्छा, फील्ड भी इधर है। तो आपको क्या ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पर यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइन जाएं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो गई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू ई इंटू एस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया से जितने फील्ड लाइंस या विद्युत रेखाएं गुजरें उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इतना। तो पर मीटर स्क्वायर से जो गुजरें उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर है, तो 2 मीटर से कितनी गुजरेंगी? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि 4 लाइंस पर मीटर स्क्वायर और हमने 2 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, तो उसमें से तो 8 लाइंस गुजरेंगी और वही फ्लक्स है। क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर से कितनी गुजर रही हैं, और हमारा एरिया कितना है, मान लो आप 4 मीटर स्क्वायर लेके बैठे हो तो 4 गुनी गुजरेंगी उसमें से। सो इट इज ई इंटू एस हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ए गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, जैसे ये S है और ये E है, ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं, तो इस केस में थीटा कितना हुआ? 0। तो अगर आप यहाँ पर पूरा ऐसे रख देंगे तो पूरा उसमें से निकलेगा। और अगर किसी ने मान लीजिए अपना यही एरिया ऐसे रख दिया तो कुछ फील्ड लाइन छूट जाएंगी, पूरी नहीं गुजरेंगी। इस केस में एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। क्यों एरिया वेक्टर? क्योंकि हमने बताया कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो जो भी एरिया वेक्टर होता है वो तो परपेंडिकुलर है, तो एरिया वही रहा। लेकिन आपने अब जो S लिया है तो वो S
ई से कितना एंगल बना रहा है जरा देखो, थीटा। तो पहले के केस में आपका जो फ्लक्स था वो कितना था, जो फ्लक्स को फाई कहते हैं, दैट इज ई वेक्टर और डॉट एस वेक्टर, ये फ्लक्स है। तो पहले के केस में देखो, ये मान लीजिए फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट के केस में ई, ये फाई वन कितना हो गया, ई डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट लिया। अच्छा एंगल कितना है बताओ, जो एस का एंगल है वही ई का है, तो एंगल तो 0 है। और ए डॉट बी क्या होता है, इट इज ए बी कॉस थीटा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर ई एस कॉस 0 डिग्री हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो यहाँ 0 एंगल है, जिधर एस है वही ई है। तो ई एस इंटू 1। तो पहले केस में फुल फ्लक्स है, जितना भी है मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हो, ये तो पहला केस हुआ। अच्छा दूसरे केस में देखो, फाई 2, दैट इज वहां पर भी ई डॉट एस लगाएंगे, लेकिन वहां पर तो थीटा एंगल है, एस इधर है और ई इधर है, और उनके बीच में कोई इनिशियल एंगल थीटा है। तो इसलिए इट इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। अच्छा कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर थीटा बढ़ाते चले जाओगे तो कॉस छोटा होता जाएगा, और कॉस 90 तक जाते जाते ये 0 ही हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी केस में यहाँ पर फाई 2 आ गया तो वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे 60 तक जाते जाते तो ये कॉस थीटा हाफ हो जाता है, कॉस 0 पे 1 और कॉस 60 हाफ, और कॉस 90 तक जाते जाते 0। तो ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये फील्ड लाइंस हैं और किसी ने अपना एरिया ऐसा रख दिया है इस तरीके से, तो इस केस में उसके हाथ कोई फ्लक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जिधर है उसने क्या किया है, एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर रख दिया। एक होता है कि एरिया वेक्टर ऐसे रख दे तो चारों फ्लक्स उसके कब्जे में आ जाएं, और एक ऐसे रख दे तो उसके अंडर में क्या आएगा, कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो उस चूड़ी से एक भी रेखा नहीं गुजरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी गुजरेगी नहीं। तो ये जो फिर ये थर्ड केस है, मान लीजिए हम इसे थर्ड केस माने, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल वो 90 डिग्री हो गया, तो कुछ भी इसमें नहीं पास होगी। तो इसलिए हम देखें जरा, फाई 3 is equals to E dot S. Phi 3 is E dot S. So it is E S cos 90 degree. So it is E S into 0. तो 0 हो जाएगा. So if area vector is perpendicular to the field, then there is null flux associated with it. If area vector is perpendicular, जैसा कि ऊपर के केस में है, to electric field, then there is null flux, null electric flux. And if area vector is along electric field, is along electric field, then maximum flux जितना भी होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्लक्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद इट. जैसे आप देख लें यहाँ पर एरिया वेक्टर अलोंग है, तो इसमें मैक्सिमम फील्ड लाइंस जा रही हैं चारों की चारों,
और इसमें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कुछ भी नहीं जा रहा, जीरो है। देख लीजिए आप, जीरो है क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो इस तरीके से, और इसके बीच में बाकी सारे केस आ जाएंगे। सो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। ये बात हम ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is dot product of electric field and area vector। ये कॉन्सेप्ट भी माइकल फैराडे का दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, तो ये फैराडे का दिया हुआ है, कूलम्ब्स का नहीं है। तो ये फ्लक्स यहाँ पर आ गया। अच्छा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, इसकी ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ये बात हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीखा है। आप चाहें तो इसका ये भी कर सकते हैं। ये तो स्केलर है, क्योंकि दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो इसलिए आप चाहें तो फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा भी ले सकते हैं, जहाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो चीज़ सेम है। ये लिखो या ये लिखो, और ये इसकी यूनिट हो गई। अदरवाइज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी आप कह सकते हैं, जहाँ फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी में से कितनी पास हो रही हैं या फ्लो कर रही हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो जो चाहें वो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लोइंग थ्रू या पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या ऐसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास के लिए इतना ही। इसी के आगे जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है वो आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।